बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। तामीर और तरक्की का सफ़र जारी है, लेकिन वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत आमने सामने हैं। लेकिन रूठना मनाना तो सियासत में चलता ही रहता है। मरीम नवाज साहिबा ने कहा है, सीएम पंजाब ने, वो जो तर्जुमान जब पंजाब डूब रहा था तब तनकीद कर रहे थे, अब मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी। अब देखते हैं माफ़ी मांगती है नहीं मांगती हैं। और लेजिस्लेशन में सिंध हुकूमत साथ वफाकी हुकूमत का साथ देती है, पीपल्स पार्टी या नहीं, इस पर बात करेंगे। फिर बात करेंगे हम गज़ा की मासूम आवाम और हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी। पाकिस्तान पर इस वक्त पूरी दुनिया की जो मुस्लिम उम्मा की जितनी रियासतें हैं उनकी नज़र पाकिस्तान पर है। और आज तो शहबाज शरीफ साहब और इसहाक डार ने कहा है कि ये जो हमारा मुआहदा है, ये जिस तरह नेटो और इत्तेहादियों का है, इसी तर्ज का हमारा मुआहदा है, इसको आप हल्का ना लें। इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे, हमास से भी बता दिया कि हम हथियार नहीं डालेंगे। ये भी एक देखने और इम्पॉर्टेंट बात है कि हमास ने इस मुज़ाकराती अमल को, इस अमन माहदे को मुस्तरद कर दिया है। शायद उनको पता चल गया है कि ये सिर्फ़ मास कोई ड्रामा है या कोई इसकी अमली कोई इसका इकदाम नहीं। अगर अमली होता तो ये जो रज़ाकार थे, जिसमें सेनेटर मुश्ताक साहब भी थे, वो भी गिरफ्तार हैं। लेकिन अभी तक मजम्मती बयान जारी है और पाकिस्तानी हुकूमत है कि हम यूरोपीय ममालिक से राब्ते में हैं। आप यूरोपीय ममालिक से राब्ते में क्यों हैं भाई? आप ताकतवर मुल्क हैं, आप एटमी मुल्क हैं, आप अपना कोई स्टांस लें, आप अपने इकदामात करें, आप ना देखें उनको, क्योंकि इसराइल किसी की नहीं सुन रहा, उसके मुंह को खून लगा हुआ है। आप उस पर एतमाद नहीं कर सकते। वो तो मना करने के बावजूद हमले कर देता है। आपने ईरान में देख लिया, आपने इराक से लेके अब तो दोहा, हमारी मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ भी महफूज नहीं है। इस पर बात करेंगे। फिर बात करेंगे सेनेटर एमल वली खान सेनेट में 2 दिन पहले खूब गरजे बरसे। न सिर्फ वफाकी हुकूमत, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी उन्होंने आड़े हाथों लिया। इस पर भी हम बात करेंगे। तमाम मौजूद बात करेंगे। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सलीम से सबसे खुश हम कहेंगे आपको शो में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मंझे हुए सियासतदान हैं, मुतादिद अदवार आपने मुल्क की सियासत के देखें। डॉक्टर सोराब सर की ने हमें ज्वाइन किया है। सर खुश आमदीद कहेंगे सर। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बीइंग अ मेंबर पार्लियामेंट सर, चूंकि आपका तजिया बड़ा इंपॉर्टेंट है। मरीम नवाज साहिबा कह रही हैं मैं आपसे क्या माफ़ी नहीं लूंगी। आप होते कौन है मुझसे माफ़ी की रिक्वेस्ट करने के लिए या ऑर्डर करने के लिए मरीम माफ़ी मांगे? मैंने पंजाब के लोगों की बात की है। आपसे सिंध में कुछ होता नहीं है। BISP से कुछ नहीं बनेगा। आप 10,000 की बात करते हैं, मरीम नवाज 10-10 लाख दे रही है लोगों को। अब क्या होगा डॉक्टर साहब? बात यह है कि मरियम नवाज साहबा के लिए हमें इज्जत है, लेकिन वो जो हैं वो पाकिस्तान की सियासत करती हैं। वो कोई रीजनल पार्टी नहीं है, कोई कौम परस्त नहीं है। अपने आप को फेडरल पार्टी कहलवाते हैं और नेशनल लीडर कहलवाते हैं। लेकिन ये तो बिल्कुल एक, जिस तरह कोई कौम परस्त कोई लीडर होता है वो इस तरह की बात कर सकता है, और इस तरह की बातें वो कर रही हैं। मेरे ख्याल में ये इनको मुनासिब नहीं है। और चीफ मिनिस्टर हैं वो सूबे की, उनकी एक पोजीशन है, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की हैं साहबजादी। तो मेरे ख्याल में उनको इस तरह के बयानात देना मुनासिब नहीं है। बाकी बात यह है कि आप जब हुकूमत में होते हैं तो आपके खिलाफ लोग जो आप सही काम नहीं करते हैं तो वो बोलते हैं। वो आपको पता है कि यहाँ पर कराची के हवाले से, पूरे सिंध के हवाले से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब मरकज में हुकूमत होती है कितनी तनकीद होती है उसके ऊपर। नहीं डॉक्टर साहब, कथा कलामी के लिए माजरत, जान की अमान पाऊं, आप हुकूमत को बाय बाय टाई टाई बोल देना, क्योंकि आपकी तो सुनी नहीं जा रही। लग ऐसे रहा है बज़ाहिर पंजाब हुकूमत और वफाकी वज़रा की बॉडी लैंग्वेज से कि वो आपको लिफ्ट नहीं करा रहे। वो नहरों की बात भी कर दी है मरियम साहिबा ने कि मेरा पानी मेरी मर्जी, मैं अपनी नहरें बना रही हूं, आपको क्या तकलीफ है? मतलब ये जो लहजा है ये एक चीफ एग्जीक्यूटिव का तो नहीं हो सकता। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बिल्कुल बात यह है कि उनकी अपनी पार्टी है, उनका अपना मौक़िफ़ है, हमारा अपना मौक़िफ़ है। जो मतलब इनका जो रवैया है, आप ये देखें जब इमरान खान साहब जब हुकूमत में थे इनकी क्या हालत थी। अच्छा। और इनके अभी जो सीनियर जो हैं लीडर
वो भी क्या कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ा साथ दिया, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारा साथ नहीं देते तो बकौल मैं नहीं कह रहा हूँ, ये राना सनाउल्लाह के अल्फाज में आपको दोहरा रहा हूँ कि एक फाशिस्ट हुकूमत यहाँ पर कायम होती, वो इमरान खान की सूरत में। तो अब जब हालात बुरे थे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अच्छी थी और उसकी इज्जत भी थी। अब जब हालात अब इनके अच्छे हो गए तो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनको बुरी लगने लगी है, थोड़ी सी तनकीद भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। और लोगों के लिए हम कहते हैं भाई हम कोई ये थोड़ी है कि आप वहाँ पर कोई काम नहीं करें चुप करके बैठ जाएंगे। वो वैसे तो आम काम तो एक अपनी जगह पर, लोगों को खाने पीने के लिए चीज नहीं हो, लोग मर रहे हो, लोग घर से बेघर हो। हम तो पंजाब को भी अपनी धरती माँ समझते हैं और खैबर पख्तूनख्वा को भी, बलूचिस्तान को भी। हम ये सिर्फ सिंध को नहीं समझते हैं, पूरे पाकिस्तान को समझते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, आज अगर वो तकलीफ में आए तो हम उनकी बात कर रहे हैं तो इनको मेरे ख्याल में तकलीफ तो नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनका अजाला करना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल, चूंकि आप जिस हल्के से इलेक्शन लड़ते हैं और मुतअद्दिद बार आपकी एक लेगेसी है, लेकिन हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में मुतादिद जो स्कीमें हैं उस पर खुर्द-बुर्द हुई है, उस पर मुतादिद कुछ इंजीनियर्स ने उस पर हेर फेर की है, जिसमें अब्दुल मजीद नाम का नाम सरे फहरिस्त है। आपके इल्म में है ये? देखिए मेरे तो इल्म में ये है कि वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह काम हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है, कोई भी वहाँ जाकर देख सकता है। बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट काम हो रहा है, हर जगह पे रोड बन रहे हैं, टफटाइल लग रही है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारी जो है क़यादत, उसने इस मरतबा बहुत सारे पूरे अपर सिंध के जो शहरों की हालत बुरी थी, बराह रास्त उन्होंने स्कीमें दी हैं। लेकिन ये वो काम वहाँ पर हो रहे हैं। अब मुझे इसका इल्म नहीं है जो आप कह रहे हैं कि अब्दुल मजीद के हवाले से, वो तो मेरे ख्याल में भी रिटायर भी हो गए, लेकिन अलबत्ता वहाँ पर काम अच्छा हो रहा है, आप टीम भेज सकते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। डॉक्टर सोराब सरकी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ दिया और फॉर्मर चेयरमैन आबाद हमारे प्यारे दोस्त आसिफ समसम साहब स्टूडियो में मौजूद हैं, आ चुके हैं। आपको खुशामदीद कहेंगे सर आसिफ समसम साहब, आपको स्टूडियो में। और सुनवाएं ज़रा जी सीएम पंजाब साहिबा ने क्या कहा था, तो फिर हम सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। काफी वो तर्जुमान मांगे जिन्होंने सैलाब के दौरान पंजाब के अवाम पे आई हुई आफत के दौरान पंजाब के अवाम पर तनकीद की, सियासत की, माफी वो मांगे। और मरियम नवाज ने अगर जवाब दिया तो अपने लोगों का जो हक है उसके लिए उसने आवाज बुलंद की ली, और उसके लिए मरियम नवाज शरीफ कभी माफी नहीं मांगेगी। आपने सुना सीएम पंजाब का लबो लहजा था। और सलीम सचवानी साहब, ये लबो लहजे जब इतने बड़े सूबे जो खुद को बड़ा भाई कहे और उसका चीफ मिनिस्टर ये रवैये हों, अबे तबे वाली लैंग्वेज हो, तो फिर कौम तो लड़ेगी, फिर मायूसी तो फैलेगी। सर ये सिर्फ और सिर्फ नोरा कश्ती है, अच्छा, कौम की तवज्जो असल हकाइक से हटाने की। 43 अरब 75 साल में पाकिस्तान, 43,000 अरब रुपए 75 साल में पाकिस्तानी कौम के ऊपर कर्जा था, जिसको अब 80,200 अरब पे पहुंचा दिया है इन्होंने 3 साल के अंदर में। इसमें ये इनके लाने वाले ये दोनों जिम्मेदार हैं, ये फार्म 47 की हुकूमत बनाने वाले और फार्म 47 की हुकूमत लेने वाले, ये दोनों उसके जिम्मेदार हैं। गजा में इस वक्त सेनेटर मुश्ताक जो खुराक लेके गए हुए हैं वहाँ अवाम के लिए, वहाँ जहाँ मुसलमान बच्चियों को खुराक नहीं मिल रही है, दुनिया भर में मुजाहिरे हो रहे हैं, मगर पाकिस्तान की आवाम की तवज्जो हटाने के लिए ये आपस की नुरा कुश्तियाँ कर। नहीं, यहाँ भी मुजाहिरे होंगे ना, अभी वो 5 अक्टूबर को होंगे, जमात इस्लामी करेगी। सब मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि मुजाहिरे नहीं होंगे, मगर मैं कह रहा हूँ दुनिया भर में मुजाहिरे होंगे, मगर ये तवज्जो हटाने के लिए अपनी नुरा कुश्तियाँ लड़ रहे हैं। इनको चाहिए था कि जब उन्होंने स्वीडन ने और शुमाली कोरिया ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया इजराइल को कि भाई आप हमारे बंदे जो है वो रिलीज करें, वरना तो हम आपके ऊपर एक्शन लेंगे। और पाकिस्तान वो यूरोपीय कंट्री को ढूंढ रहा है कि वो थर्ड पार्टी के जरिए जो है इनसे बातचीत करे। पाकिस्तान क्या इतना कमजोर है, पाकिस्तान क्या इतना बुज़दिल कौम है, पाकिस्तान के अपने शहरियों की हिफाजत नहीं कर सकती। आपने अच्छा पॉइंट रखा, पाकिस्तान की आर्मी इतनी पावरफुल नहीं है कि वो अपने शहरियों की हिफाजत नहीं कर सकती। सब कुछ है,
मगर नहीं है तो हमारे ऊपर मुसल्लत जो लीडरान है वो बुज़दिल लीडर्स है। हमारे जवान मजबूत हैं, हमारी कौम मजबूत है, मगर हम पर मुसल्लत जो हुकूमत है वो इस वक्त बुज़दिल और नाहल हुकूमत है, जिसकी वजह से ये फायदा उठाया जाता है। अच्छा ठीक है, प्रोड्यूसर साहब, सेनेटर मुशाहिद हुसैन साहब ने क्या कहा था वो भी जरा सुनवाइएगा, लेकिन उससे पहले मैं फॉर्मर चेयरमैन आबाद आसिफ शमसी साहब मौजूद। शमसी साहब, गजा की बड़ी सूरत हाल ख़राब है। अब तो वो जो खुराक के लिए गए, एक इंटरनेशनल एक वफ्द गया, लेकिन उसको भी मतलब जिसमें सेनेटर मुश्ताक साहब थे, अब वो भी ज़ेर हिरासत हैं, उनकी जान को ख़तरा है। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, मैं तो इस फील्ड का ना मैं कोई प्लेयर हूँ, मैं एक आम पाकिस्तानी, एक मुसलमान होने के नाते में जो सोचता हूँ, हाँ, क्योंकि हमारा ताल्लुक तो बिजनेस कम्युनिटी से है, हम कोई पॉलिटिकल लोग तो हैं नहीं, लेकिन एक पाकिस्तानी होने के नाते, एक मुसलमान होने के नाते सोचना चाहिए अरब कंट्रीज़ को। अब जो इसराइल ने जो एक दोहा पे हमला कर दिया सर, जो एक इस दोहा के हमले के बाद की जो सूरत हाल थी ना, वो बड़ी उम्मीद अफजा थी और है, जिसमें तमाम जो इस्लामिक ममालिक हैं, अरब कंट्रीज ज़्यादा हैं, उसमें एक पेज पे हैं और एक स्टेटमेंट, जॉइंट स्टेटमेंट भी होने जा रहा है, एक जॉइंट नेटो की तरफ पे एक फौज की भी बात हो रही है। तो उस माहिदे के दौरान जो ये प्रोसेस चल रहा है, जिसमें सऊदी अरब एक तरफ वो साइन कर चुका है पाकिस्तान के साथ, और ये पाकिस्तान के लिए बड़े फख्र की बात है। सही। तो उस दौरान में इनका ये स्टेटमेंट आना कि जी हम माफ़ी मांगते हैं उस अटैक की जो हमने किया, तो मैं थोड़ा सा तारीख पढ़ता हूँ। मैं तारीख का तालिब इल्म हूँ। मैं सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी, चूंकि वो कुछ से ही रिलेटेड है, सही, तो उनकी तारीख मैंने बहुत पढ़ी है। सही। तो हमेशा जब भी इस किस्म का कोई पैक्ट होने, तारीख भी पढ़ेंगे ना, गया मुसलमानों का, तो यहूदियों ने ऐसी कोई ना कोई चाल जरूर चली कि फिर से जो है ये लोग डिवाइड हो जाएं और फिर से उनकी तवज्जो हटा दी जाए। तो मैं ये आपके चैनल के तवज्जुद से बहुत छोटा हूं मैं इस मामले में, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो माफ़ी है और इसके बाद की जो सालसी की बात हो रही है, कम अज़ कम अब नहीं होनी चाहिए। मैं ये कह सकता हूँ गजा के लिए कि अब जो स्टैंड हमने लिया है, जो इस्लामी मुल्कों ने लिया है, अगर वो इस पर कायम रह गए तो हम समझते हैं कि इसराइल इंशाअल्लाह ताला सफ़ाए हस्ती से ही मिट जाएगा। इसराइल सफ़ाए हस्ती से मिट जाएगा। एक वक्फा लेते हैं सर, और वक्फे के बाद हम सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, और चूँकि बीइंग अ मुस्लिम हमारे लिए ये बड़ा अहम है, क़िबला अव्वल है, और उसकी हिफाजत के लिए हम वक्त तैयार रहते हैं। उस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम चूँकि पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा घर, अपना घर, सस्ता घर, डिफरेंट नाम से स्कीमें मुतारिफ़ करवाते रहते हैं। इस बार भी एक स्कीम आई है, उसमें 20 से 35 लाख स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसी के तहत लोगों को पैसे देगी, और वो घर बनाएंगे। और घर जो बना के देते हैं वो स्टूडियो हमारे साथ मौजूद है। आसिफ शमसी साहब, ये 20-35 लाख रुपए हुकूमत दे रही है, ठीक है? ये देखिए, ये जब से हमने इस फील्ड में मैं आया 30 साल हो गए हैं, इस किस्म की चीज़ें हम सुनते आ रहे हैं। एक पार्टी का नारा भी है कि रोटी, कपड़ा और मकान। तो मैं समझता हूँ कि सुनने में तो अच्छा लगता है कि 35 लाख देंगे, 20 लाख देंगे, 30 लाख देंगे, लेकिन इससे पहले इमरान खान साहब की हुकूमत थी, तो उन्होंने भी कहा कि जी सब्सिडाइज करेंगे, इतना आपको बैंक देंगे, इतना हुकूमत देगी, मगर हर मर्तबा ये ग्राउंड लेवल पे जाता हुआ नजर नहीं आता। और क्यों नजर नहीं आता, मैं ऑनेस्टली ये आपको आज बता रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है हुकूमत, अगर मैं समझता हूँ आइन कहता है कि उस हुकूमत की जिम्मेदारी है कि बेघर लोगों को, जिनके सर पे छत नहीं है, उनकी वो मदद करें, उनको घर फराहम करें। लेकिन अगर आप जिस चैनल से ये काम करने जाते हैं, हर बार ये हुआ, आप किसी भी ऑडिट को उठा लें कि जिस भी चैनल से काम किया गया वो टीम नाअहल थी, या उसका कोई स्टेक नहीं था, या फिर उसमें खुर्द-बुर्द हो गई। ठीक है, आज अगर आप फिर ये बात कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि आज फिर भी हालात पहले से बेहतर हैं। लेकिन आज भी अगर आपने अपने चहीतों के जरिए, अपने चहीतों को, या उन लोगों को जिनका स्टेक नहीं है, जैसे हम कहते हैं हमेशा कि हुकूमत अगर चाहे
तो जरूरी नहीं है कि आप साइकिल चलाने वाले से जहाज उड़वाएं। ओके, जहाज उड़ाने के लिए आपको पायलट चाहिए, ठीक है, जो तरबियत याफ्ता होता है। तो इसी तरह अब भी अगर हम ये नहीं समझते कि रक्शे चलाने वालों से हम जहाज उड़ाएंगे और साइकिल चलाने वालों से हम जहाज उड़वाने की कोशिश करेंगे। क्या आपको लगता है कि ऐसे कॉम्पिटेंट लोग नहीं है? माजी में यही अभी देखिए, अभी तो अब पता लगेगा ना। अच्छा, मैं क्यों ऐसी बात कहूं जिससे मायूसी फैले। ठीक है, हम तो चाहते हैं पाकिस्तान के लिए हमेशा अच्छी बात करें, लेकिन अगर अब भी स्टेक होल्डर्स को या जो लोग जो इससे वाबस्ता लोग हैं, जैसे हम हमेशा कह रहे हैं कि जब भी आप कंस्ट्रक्शन की, हाउसिंग की कोई भी मिनिस्ट्री बनाते हैं ना, तो उसमें आप प्राइवेट सेक्टर से लोगों को शामिल करें, उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए, ना कि अपनी पसंद नापसंद पे। तो वो चीजें मैं समझता हूं कि बेहतर तौर पे वो आपको वो पेश कर सकते हैं, बेहतर तौर पे उस पर अमली जमा हम पहना सकते हैं। सिर्फ बातों की हद तक नहीं होगा। मुझे याद है आज से 4-5 साल पहले, ये 3 साल 2 साल पहले आप भी सुनते होंगे 2-2 हज़ार इस तरह से इशारे किए जाते थे कि हुकूमत 2-2 हज़ार देगी। तो ये जो चीजें हैं ना, ये जो ट्रेंड है, ये चीजें मैं समझता हूं कि हमेशा एंड यूजर को या जो आखिर में जिसको जाना है उस तक जानी नहीं जानी थी। और फिर सुनवाइएगा प्रोड्यूसर साहब, मुशाहिद हुसैन सैयद क्या कह रहे हैं। और इकबाल अडवाणी साहब, क्या आप लाइन पर हैं? हाँ जी बिल्कुल सर, खुशामदीद कहेंगे। आप भी सुने, मुशाहिद हुसैन सेनेटर कुछ फरमा रहे थे कुछ अरसा पहले, आप भी सुने, तो फिर मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूं। सुनवाइएगा जरा। भुट्टो साहब ने टेलीफोन किया हाफिज अल असद को, ये रिकॉर्ड, कि अगर दिमिश्क को खतरा हुआ इजराइल से तो मैं आर्मर्ड ब्रिगेड भेजने को तैयार हूं, कि पाकिस्तानी फौज, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की फौज दिमिश्क का दफा करेगी। ये स्पिरिट है। और आपको याद होगा 74 में क्या हुआ लाहौर में? फर्स्ट टाइम PLO, पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को वाहिद नुमाइंदा जमात अरब लीग में नहीं हुआ, अरब लीग में रबात में हुआ था अक्टूबर 74 में। और ये लाहौर की समिट में भुट्टो साहब की क़यादत में, और शहीद फैसल, मैं उसको सलाम करता हूं, दबंग आदमी था जिसने तेल भी बंद कर दिया वेस्ट का, उनकी क़यादत में यह हुआ। आपने सुना सेनेटर मुशाहिद साहब फरमा रहे थे कि माजी में हम ये थे, और अब इस तरह का वो ताकतवर स्टेटमेंट क्यों नहीं आ रहा। इकबाल अडवाणी साहब, जरा इस पे मैं चाहूंगा आप रोशनी डालें तो आगे बढ़ाएं सिलसिले को। मुशाहिद साहब फरमा रहे थे कि आर्मर्ड ब्रिगेड हम भेज रहे थे 1974 में। आपकी आवाज नहीं आ रही, क्या आप सुन सकते हैं इकबाल साहब? आवाज नहीं क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? ये मुशाहिद हुसैन साहब फरमा रहे थे कि 1974 में भुट्टो साहब आर्मर्ड ब्रिगेड भेज रहे थे दमिश्क की हिफाजत के लिए, तो अब इस तरह की स्टेटमेंट क्यों नहीं आ रही सर? देखें, वक्त की बात होती है। 1974 और आज 2025 चल रहा है। अभी हम पाकिस्तानी भी काफी, देखें, हर एक चीज में आपको पहले बताता चलूं, यहाँ जितने भी इस्लामी मुल्क हैं सब अपना मफाद ज्यादा देखते हैं। पहली चीज ये, हर किसी मुल्क के खुद के काफी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। कितने मुल्क हैं जो हम कहते हैं कि ये कर दे, ये कर दे, हम कह सकते हैं। ज्यादातर लोगों, हर मुल्क की इन्वेस्टमेंट यूरोप और अमेरिका में लगी हुई है, हर मुल्क की इन्वेस्टमेंट। और अमेरिका और यूरोप वगैरह क्या करते हैं कि अभी जो मैं रसिया की भी मिसाल देता रहा हूँ, तकरीबन $300 बिलियन इनके वहां लगे हुए हैं यूरोप में, जो सीज कर दिए गए। तो हर मुल्क डरता है इनसे, इनके पास पावर बहुत ज्यादा है। पहली चीज तो ये, तो वजूहत ये है कि देखें, और हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ी जो बात है, हमारे जो इस्लामी मुल्क हैं वो एक यूनाइटेड नहीं है। आप इतनी बड़ी बड़ी फोर्स भेजने की जरूरत भी नहीं पड़ती हमको। आवाज आ रही है आपको मेरी? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। फोर्स भेजने की जरूरत नहीं है। पहली छोटी सी आप चीज देखें, कितने मुल्क हैं जो इस्लामी मुल्क हैं जो इसराइल से ट्रेड कर रहे हैं। आपको जंग करने की जरूरत फिलहाल है भी नहीं। आप इनसे ट्रेड खत्म कर ले, इसराइल खत्म हो जाएगा। ऑयल कहां से जा रहा है? इस्लामी मुल्कों से। गैस कहां से जा रही है? इस्लामी मुल्कों से। हर चीज तो हमारे मुल्कों से, हम इस्लामी मुल्कों से जा रही है। जितने मुल्क हम कहते हैं 57, मुझे लगता है सिर्फ आप इतना ही कर दें कि ट्रेड बंद कर दें, कुछ भी नहीं करें, ट्रेड नहीं करें, इसराइल खत्म हो जाएगा। क्यों नहीं करते? तो इससे अंदाजा लगा लेंगे बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रहे हैं, हम फोर्स भेजेंगे नहीं, ये तो बहुत बात की बात है, ये तो आखिरी हरबा है। अभी आप सिर्फ ट्रेड बंद कर दें, क्यों नहीं की जाती ट्रेड बंद? आप ये अंदाजा लगाएं। अडवाणी साहब, ठीक है, हेलो इकबाल साहब, आप लाइन पे रहें, आप लाइन पे रहें, मैं आता हूं आपके पास। सर, ट्रेड बंद कर दें। और आपने भी सुना सलीम सचवानी साहब कि उस वक्त हम ये कह रहे थे, आज अडवाणी साहब कह रहे हैं कि फोर्स ना भेजें, ट्रेड ही बंद कर दें।
देखिए सही कह रहे हैं, ट्रेड बंद होनी चाहिए और सबसे मेन ट्रेड जो ये तेल गैस उनको सप्लाई लाइन मिल रही है वो बंद होनी चाहिए। और बड़ी अच्छी बात की इस आसिफ साहब ने कि इनके जो झांसा है माफ़ी का उसमें नहीं आना चाहिए। कुरान शरीफ में वाज़ेह तौर पे लिख के दिया गया है कि दुनिया इस्लाम के खिलाफ जितनी भी साजिशें होंगी वो यहूद और नसारा करेंगे। नसारा में हमें अच्छे लोग मिलेंगे मगर यहूद से आप उम्मीद नहीं रखना। और वो उस वक्त तक आपके दोस्त नहीं होंगे जब तक कि आपका दीन कबूल ना कर ले। बाकी चाहिए कितनी ही आपको दोस्ती की यकीन दहानी कराए उस पर कोई भरोसा ना कीजिएगा। तो उसके बाद तो ये गुंजाइश ही ख़त्म हो जाती है कि हम इनके साथ में ट्रेड करें, हम इनके साथ में किसी अच्छाई की उम्मीद करें। अब आप देख लें सऊदी अरब, उर्दून और ये ममालिक इस हद तक गिर चुके हैं, इनके शर्म आती है हमें उनको इस्लामी मुल्क कहते हुए कि इनके यमन के मिसाइल इनके ऊपर से जाते हैं तो ये लोग उसको रोकते हैं, मगर जब इसराइल के मिसाइल यमन की तरफ जाते हैं तो उनको जाने देते हैं। तो कौन से इस्लामी मुल्क हुए? ये कहाँ के इस्लामी मुल्क हुए? इनको इस्लामी मुल्क के ऊपर मुसल्लत शुदा हुक्मरान होंगे जिस तरह आज हमारे ऊपर मुसल्लत शुदा हुक्मरान मौजूद है, इसी तरह वहाँ पे भी मुसल्लत शुदा हुक्मरान मौजूद होंगे, जिसकी वजह से जो ये चीज़ हो रही कि इस्लामी मुल्क के ऊपर बम आए तो आने दो और इजराइल के ऊपर यहूदियों के ऊपर बम जाए तो उसको रोको। अब जो मुआहदा हो रहा है मुमकिन है बेहतरी हो। सर ये मुआहदा तो आपने देखा ना, आपने शायद इसाक खान का स्टेटमेंट नहीं सुना, वो मुकर गई। हमें तो ये 20 नुकात का इल्म नहीं था, हमें पता नहीं थी। वो आप बताएं मुआहदे का मालूम नहीं है, इनको पता नहीं है और वो उसके ऊपर दस्तखत कर रहे हैं बगैर किसी पढ़े बगैर। इन्होंने पहले ही अनाउंस कर दिया कि हम इनके साथ में एग्री हैं। इस वक्त तक गुलामी तो नहीं होनी चाहिए ना, इस वक्त तक तनजुली तो नहीं होनी चाहिए, इस वक्त तक तो बूट पॉलिश नहीं होनी चाहिए सर। चल आगे आपका पॉइंट एक जरा सुनवाएं। अपना प्रोड्यूसर साहब, फॉरवर्ड चेयरमैन आबाद हमारे साथ मौजूद है। कुछ अर्सा पहले आप कुछ फरमा रहे थे, क्या फरमा रहे थे? सुनवाएं जरा आसिफ साहब को। ऑडियो। भी ले यार, वो मेरे पीछे एफबीआर वाले लगे हुए हैं यार, फलां साहब के पीछे एफबीआर। ये क्या है? मैं पहले आपको वो क्लियर कर दूं कि ये कहना कि एफबीआर ने एफबीआर परफॉर्म करता है, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। मैं कोई तर्जुमान नहीं हूं एफबीआर का, लेकिन मैं सच आपको बताना चाहता हूं कि एफबीआर ही ऐसा इदारा है जो पूरे मुल्क की सबसे बड़ी कलेक्शन करता है। और ये कहना कि एफबीआर ने ये कर दिया, एफबीआर कुछ नहीं करता। एफबीआर सिर्फ इम्प्लीमेंट करता है उस कानून को जो आपकी असेंबली और जो आपकी हुकूमत पास करती है। बजाय इसके कि आप एफबीआर को हिट करें या उनके लोगों को हिट करें या उनको बुरा भला कहें, आपको बात करनी चाहिए हुकूमत से कि वो ऐसा कानून पास क्यों करती है जिसके बाद किसी को अख्तियार मिलना का रोना आपको आता है कि जी अख्तियार मिल गया या अख्तियार छिन गया। तो हर बार एफबीआर को टारगेट करना मैं समझता हूँ गलत बात है। आपने सुना फॉर्मर साहब, चेयरमैन अब्बास साहब, अपना आसिफ समसम साहब, आपका ये माजी था, आप कुछ फरमा रहे थे, लेकिन एफबीआर के जुल्म और सितम आपके सामने हैं। हसन बख्शी साहब को कह रहे हैं कि डेट दे दें, तोसी कर दें, गोशवारे जमा करने की तारीख बढ़ा दें, मामलात, महंगाई और बेरोज़गारी, मुआशी हालात आपके सामने। देखें साजिद भाई, ये जो आपने अभी एक क्लिप मुझे दिखाया ना, मैं आज भी इस पे कायम हूँ, मैं आज भी इसको जस्टिफाई करके जाऊँगा। और आपने कहा कि कोई कह रहा है डेट बढ़ा दें। देखें पॉइंट स्क्वायरिंग के लिए ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं कि न्यूज़ में आपके नाम से कोई खबर चले कि डेट बढ़ा दें और बड़ा मुश्किल है। क्यों नहीं टू दी पॉइंट बात करते जो इशूज़ हैं उस पर। मैं पहले भी ये कहता रहा, आज भी मैं ये कहता हूँ, एफबीआर के हवाले से मैं आज आपको एक फर्दर अपडेट भी करूंगा, जो अभी आजकल जो मुश्किलात हैं वो भी मैं बता दूंगा। देखिए एफबीआर को अथॉरिटी कौन देता है? ये कितनी मतलब हम खुद को बेवकूफ़ हम बनाते हैं कि हम जाके एफबीआर के अफसर से जाके जो है ना वो बहस कर रहे हैं कि तुमने हमारा बैंक अकाउंट से वो पैसे क्यों निकाले, या अगर निकाल लिए तो चलो आओ कोई डील कर लो, या चलो हमें प्रूफ कर दो कि हमने कोई गलत काम किया है। अब ये डील होगी, प्रूफ होगा नहीं होगा, लेकिन ये सारा जो टाइम है ना वो आपको सोचने पे मजबूर करता है कि आप छोड़ दें इस मुल्क को, आप छोड़ दें बैंक में पैसा रखना, आप छोड़ दें इकोनॉमी का साथ उसका पहिया बनना और आप भी चले जाएं, जैसे कि उमूमन लोग इन्वेस्टर्स जो हैं वो डर के भाग जाते हैं।
मैं हुकूमत से फिर कहना चाहता हूँ, एफबीआर का काम है जो भी कानून साजी आप करेंगे उस पर अमल करना और कराना। ट्रू। आज फिर मैं कहता हूं कि हुकूमत को सोचना चाहिए, और ख़ास तौर पे ये जो एक कानून बना है कि जब चाहेंगे हम आपके बैंक से पे ऑर्डर बना के पैसे ले जाएंगे, उसके बाद आप प्रूफ करें कि आप ठीक थे, और जब तक आप प्रूफ नहीं करेंगे इस सिस्टम में, इस माशरे में, करप्ट सिस्टम, इस माशरे में आप प्रूफ नहीं करेंगे, जब तक आपको वो पैसा आपका नहीं मिलेगा, या फिर आपने जाना है कोई अंडर टेबल डील की तरफ। ठीक है, मैं फिर आपको ये दोहरा देता हूं कि एफबीआर को बुरा भला कहने से कोई फायदा ना हमें मिलेगा, न किसी एसोसिएशन को, न किसी इदारे को। आपको हुकूमत से बात करनी चाहिए कि अगर वो चाहते हैं कि मुल्क में इकोनॉमी चले, लोग बैंकों में ट्रांजैक्शन करें, मैं आपके चैनल की तवज्जुह से कहता हूं कि हुकूमत के वो वजारत खजाना के जो लोग हैं, जो ये पॉलिसी बनाने में, हुकूमत के जो एमएनए एमपीएस हैं उनसे पास कराने में जो वो अमली काम करते हैं, वो जाएं चेक करें कि आज बैंकों का रिजर्व कम हो गया, और आने वाले दिनों में लोग देखें, कोई भी बैंकों में पैसा रखा जाता है हिफाजत के लिए। बैंकों में पैसा बंदा इसलिए रखता है कि कल को उसका ये पैसा महफूज है, उसके काम आएगा। लेकिन अब बैंकों में पैसा रखने वालों को ये क्लियर मैसेज है कि जब चाहेंगे सारे के सारे पैसे पे ऑर्डर बना के ले जाएंगे, इसलिए कि हुकूमत ने ये अथॉरिटी दी है एफबीआर अफसरान को कि अगर आप समझते हैं कि कोई टैक्स का अगर उनका इशू है, मैटर है, बगैर किसी मौका दिए, बगैर किसी ताजिर को मौका दिए, आप उसको वन साइड उसको जो है ना, उसके पैसे अगर आप पे ऑर्डर बना के ले जाएंगे, तो मैं समझता हूं कि फिर इकोनॉमी का अल्लाह ही हाफिज है। और मैं फिर कह रहा हूं कि एफबीआर एफबीआर एफबीआर, लेकिन आप सोचें कि आपको जहां से इश्यूज आ रहे हैं वहां बात करने के लिए तैयार नहीं, जो उनको अथॉरिटी दे रहा है उनको आप रोकने के लिए तैयार नहीं। रोके, ठीक है, मैं आगे आपका पॉइंट। इकबाल अडवाणी साहब, गालबन आप लाइन पर हैं, दो मेरे आपसे सवाल हैं, दो सवाल आप ले लें मेरे। एक तो ये कि ये 20 से 35 लाख में घर कैसे लेगा आम आदमी आज के दौर में, दूसरा एफबीआर का बड़ा मसला है सर। देखिए 20 से 30 ये जो स्टेट बैंक का है, तो ये तो आप यूं समझ लें कि ये तो एक तरह से बीच में से करप्शन का एक मौका देने वाली बात है गवर्नमेंट का, और कोई बात नहीं है। बाकी इस पे ना इम्प्लीमेंट पूरा हो पाएगा, ना जो हकदार है वहां तक पहुंचेगा। और अभी तक हमने जब भी देखा है, एक हिस्ट्री है पाकिस्तान की, इस तरह की जो भी स्कीम आती है वो खुद आपस में कुछ ऐसा होता है इनका कि वो नीचे तक तो जाता ही नहीं है, वो खुद ही बांट लेते हैं। तो इस स्कीम को तो आप एक मजाक समझें, इसको तो साइड पे कर दे, इसका कोई बेनिफिट नहीं है, ना किसी को फायदा पहुंचेगा। नीचे की तो बहुत दूर की बात है, नीचे तक तो पहुंचेगा नहीं, बीच में ये बस आपस में एक इनकम हो जाएगी, और ये समझे गवर्नमेंट इनको एक तरह से पैसे बांटना चाहती है, और बांट दिया इन्हीं के लोगों को। हाँ, अभी दूसरा सवाल क्या है भाई आपका? दूसरा मेरा सवाल ये था कि ये एफबीआर हम सुनते हैं, और अब एफबीआर को इतने इख्तियारात दे दिए कि परेशान हो गए हमारे ताजिर। एफबीआर को जो इख्तियारात आप कह रहे हैं बैंक के पैसों के हवाले से जो बातें ज्यादातर हुई थी, जो मैंने सुना था कि एफबीआर हमारे यहाँ जितने भी जो बैंकों में पैसे होंगे एफबीआर ले सकती है। मुझे लगता है कि ये नहीं हो सकेगा, इस पे भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा, भले एफबीआर को गवर्नमेंट कितने भी पावर दे दे। मुझे लगता है रिवर्स करना पड़ेगा, ये स्टेटमेंट भी इस पे नहीं चल पाएगा, ना इस पे बिजनेस चल पाएगा, ना कोई बिजनेस करेगा, ना कोई पैसे डिपॉजिट रखेगा। मुझे लगता है बैंकिंग सेक्टर ही सबसे पहले इस पे आवाज उठाएगा, और बैंकिंग सेक्टर जब आवाज उठाएगा मिल के, तो मुझे नहीं लगता किसी बिजनेसमैन को कुछ जरूरत पड़ेगी कुछ करने की, बल्कि ये रिवर्स हो जाएगा कि एफबीआर इस तरह पैसे नहीं निकाल पाएगी। ये भी आप देख लेना, ये भी यानी गवर्नमेंट से तो गवर्नमेंट करती रहती है ना हमारी, माशाल्लाह गवर्नमेंट तो आला लेवल की है, फैसले कर लेती है, फिर बाद में यू टर्न ले लेती है, इसका भी यू टर्न होगा, और ये बैंकिंग सेक्टर ही इसको डिफेंड करेगा। नहीं तो आप इस पे एग्री नहीं करते? ये फॉर्मर चेयरमैन आबाद आसिफ समसम साहब बैठे हैं, वो कह रहे हैं आप एफबीआर पे तनकीद करते हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन पे तनकीद करें ना, कि वो जो पॉलिसी देंगे वो तो उस पर अमल करेगा एफबीआर। नहीं, पॉलिसी में मैं एफबीआर पे तो तनकीद ही नहीं कर रहा ना, मैं तो पॉलिसी पे ही तनकीद कर रहा हूँ ना।
और बाकी तो हर किसी की अपनी राय है, हर कोई अपनी राय देता है, हर किसी की राय की एक रिस्पेक्ट है। मैं तो अपनी बात करता हूं कि ये जो पॉलिसी दी गई है इस पे इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाएगा। एफबीआर अगर इस पे इम्प्लीमेंट करवाना, मुझे नहीं लगता करवा पाएगी। अगर करवाएगी तो हुकूमत की तरफ से प्रेशर आएगा और ये रिवर्स हो जाएगा। इस पे सबसे ज्यादा जो फ्रंट पे आके फाइट करेगा वो बैंकिंग सेक्टर ही करेगा। बात एफबीआर की या गवर्नमेंट की है ही नहीं। ये वाला कानून रिवर्स हो जाएगा, होगा ही नहीं। अब इसमें किसी एक पे हम इल्जाम लगाना भी बेकार है। एफबीआर क्या कर रही है, एफबीआर में कितनी करप्शन है, उस पर तो बात ही नहीं हो रही, वो तो बात की बात है। एक ठीक है, मेरा दूसरा सवाल ले ले, सॉरी फॉर इंटरप्ट, इकबाल अडवाणी साहब, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ले ले। हमास हथियार छोड़ने को तैयार नहीं है, वो मुस्तरद कर चुका है ये अमन मुआहदे, तो इस वक्त पाकिस्तान की जो तरफ मुस्लिम उम्मा देख रही है और फिर ये 400 से 500 जो रजाकार गिरफ्तार हैं उसके लिए सिर्फ मजम्मती स्टेटमेंट देना, आपको क्या लगता है बाइज्जत इनको छोड़ दिया जाएगा? ये अशिया खुर्दरोश पहुंचेगी गजा के लोगों के पास? देखें इसमें क्या होगा, जो यूरोपियन जो गिरफ्तार हुए हैं, जो यूरोपियन, उनको तो ये रिलीज कर देंगे, सही है, सबसे पहले। ठीक है। अब रहा सवाल, देखें आपने कहा हथियार फेंकने का, देखें ये जो मुआहिदा है ना, ये एक्चुअल मुआहिदा नहीं है। हम अमन मुआहिदा इसको नहीं कहते कि एक फरीक असला फेंक दे, एक फरीक सब कुछ फेंक दे और दूसरा फरीक उसी जगह पे खड़ा रहे असला लेकर, तो ये अमन मुआहिदा तो है नहीं। हमास मुझे नहीं लगता हथियार फेंकेगी। ये कह रहे हैं क्या कि गजा के अंदर इस्राएली फौज रहेगी, हमास हथियार फेंक दे और हमास सब कैदी को रिलीज कर दे, और जिस दिन कैदी रिलीज हो जाएंगे उसके दूसरे दिन दोबारा अटैक हो जाएगा। ये हमास भी समझती है। देखिए अमेरिका जो पॉलिसी, जो ये मुआहिदा लेकर आया है वो इसराइली मुआहिदा है, इसराइल का मुआहिदा है। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो इस्लामी मुल्कों के सामने जो प्लान पेश किया था वो कुछ और था। पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी गलती ये हो गई कि पाकिस्तान ने जब दूसरा मुआहिदा आया जिसपे स्पीच हो रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, और पाकिस्तान का तो मुझे समझ में नहीं आता कौन इसको देख रहा था। बताता हूं मैं क्यों, कि हमने यूएनओ के अंदर नेतन्याहू की तकरीर का बाइकआउट किया था, आप लोगों को पता होगा। और जब डोनाल्ड ट्रंप के साथ इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती तो हमने पूरे मीडिया ने लाइव कवरेज दी थी। तो कहां चला गया था मीडिया, कहां गई थी गवर्नमेंट, कहां गया था पैमरा? तो मकसद कहने का है हमारा खुद का भी कुछ पता नहीं हम करते क्या है। मैं तो आपको रिकॉर्ड की बात कह रहा हूं। और बाकी रहा, देखें पाकिस्तान का तो मसला ये है कि अभी पाकिस्तान के जो है कैदी जो है, जिनको इन्होंने कैदी बनाया है, तो पाकिस्तान में इतनी पावर ही नहीं है कि कुछ बात कर पाएगा। पाकिस्तान कुछ नहीं करेगा। ये कहीं डायरेक्ट छूट जाए तो अलग बात है। देखिए एक और चीज मैं बताता चलो, जो हमारे जो सेनेटर गिरफ्तार हुए हैं ना, जिनको पकड़ा है, हाँ। उनको पता है किस जगह पे रखा है? हाँ। उनको उस जगह पे इन्होंने रखा हुआ है जहां यमन के अटैक होते हैं। बताएं। यमन जहां अटैक करता है उस इलाके में रखा है कि अगर कोई यमन का अटैक हो जाएगा तो बोला भाई हमारा तो कसूर नहीं, आपके मुस्लिम कंट्री ने अटैक किया और मारा गया। तो पाकिस्तान को फ्रंट पे आना चाह के आके बात करनी पड़ेगी, लेकिन पाकिस्तान में इतनी हिम्मत नहीं है आज की तारीख में, इसको मान ले। जो मुल्क एक मुआहिदा सुनने से पहले उस मुआहिदे की तारीफ कर देता है और डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ करता है, उस डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ करता है और उस डोनाल्ड ट्रंप को कहता है कि इसको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए पीस का, जो सबसे ज्यादा जंगे करवा रहा है, ईरान में, कतर में, सब जंगे इसके दौर में शुरू हुई, उसको बोलता है पाकिस्तान के इसको नोबेल प्राइज होना चाहिए। तो इससे बड़ी क्या हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट उठाया। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। इकबाल अडवाणी साहब ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने ही तो सारा फसाद फैलाया है। इस पे आगे बढ़ाते हैं सिलसिले को, एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। और बहुत सारी गर्मा गर्मी पाकिस्तान में भी सियासत में रही है, अहमद वली खान भी खूब गरजे बरसे हैं, लेकिन क्या ये वक्त है कि हमारे इदारे, हमारी हुकूमत को हम आड़े हाथों लें? ये हमारे घर के झगड़े, ये हम करते रहेंगे, चलता रहेगा, लेकिन दुनिया में आज लोहा मनवाने का वक्त है। डोनाल्ड ट्रंप ने फसाद फैलाया, ये कहना था इकबाल अडवाणी साहब का, और फसाद फैलाया, बिल्कुल फैलाया जी। लेकिन वो कहता है कि मैं 3000 साल पुराने मसले हल करने जा रहा हूँ। डोनाल्ड ट्रंप को सारे कसूरवार करार रहे। सलीम सचवानी साहब एग्रीड करते हैं इकबाल अडवाणी साहब की स्टेटमेंट? सर मैंने अभी आपको आयत शरीफ सुनाई थी, तो उसमें ये बात वाज़ेह हो गई कि इससे आप कभी भी अच्छाई की उम्मीद ना करें। वहाँ पे अच्छे लोगों की कमी नहीं है, वहाँ की आवाम भी बहुत अच्छी है, मगर वहाँ की जो हुक्मरानों की, जो सियासतदानों की पॉलिसियाँ वो हमेशा यहूद नवाज रही हैं। वो हमेशा यहूदियों के आप हम लड़ने की बात करते हैं, कतर कहता है माफ़ी मांग ली इसराइल ने, बात खत्म।
सर देखें, माफ़ी मांग ली, बात खत्म, सही है, अच्छी बात है, माफ़ी मांग ली, बात खत्म, मगर इसको जहन से नहीं निकालना चाहिए इनको कि इन्होंने हमको मारा है। इनको ये जहन से नहीं निकालना चाहिए कि हमारे बच्चे, बूढ़े, औरतों को भूखा प्यासा रखा जा रहा है, ये उसके लिए इनको आवाज़ उठानी चाहिए। खाली हमको मार लिया, माफ़ी मांग ली, खत्म नहीं। वो हमारे वो जो बच्चे और जिनके लिए सेंटर मुश्ताक ऐसी जगह पे जिनको कैद किया गया जहाँ वो हमारे ही किसी मुस्लिम मुल्क के बम से जो है ना वो शहीद हो जाए, तो इस तरह के इक़ामत करने वाले, इस तरह की इक़ामत की पॉलिसियों को तसलसल कायम करने वाले ये यहूदियों के गुलाम हैं। अब आपने देखा होगा जैमन वली साहब ने गलत नहीं कहा है, उन्होंने बिल्कुल सही कहा। आपने देखा होगा आर्मी चीफ साहब जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को मादनियात दिखा रहे हो, जिस आजाना तरीके से शहबाज शरीफ साहब खड़े हुए, ये कौम के लिए डूब मरने का मकाम है। क्या आर्मी चीफ को इख्तियार है कि कौम की मादनियात को जाके आप सौदेबाजियाँ करें? क्या इनको इख्तियार मिल गया है कि वो कौम की मादनियात को हर किसी के साथ, जिस तरह हमारा पिंक सॉल्ट 12 पैसे में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कौन लेके जा रहा है, इसके अलावा कितनी मादनियात गिलगित बल्तिस्तान से ट्रक के ट्रक भर के चाइना में जा रहे हैं, किसी को पता ही नहीं है क्या परसेंटेज है, इसमें क्या सोना निकल रहा है, क्या तांबा निकल रहा है, क्या निकल रहा है, कोई परसेंटेज नहीं है, कोई कौम को क्या मिल रहा है, कुछ खबर नहीं है। खाली हम लूटने के लिए बैठे हुए हैं, खाली हमें लूटने के लिए रखा गया पाकिस्तानी कौम को। भाई जब हम पाकिस्तानी कौम की बात करते हैं ना, तो उसके अंदर पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे, पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान के तमाम इदारे शामिल, पाकिस्तान का एक मजदूर, एक पाकिस्तान के किसान, सब उसमें शामिल होते हैं। जब ये पाकिस्तानी कौम की चीजें इस तरह तो दिखाया जाएगा, जिस तरह हम कोई भिकमंगों को तोहफा पेश कर रहे हो, भिकमंगों की तरह किसी अमीर आदमी को, तो आप बताएं कि कौम की मादनियात कहाँ जाएंगे? हम सोचे, पहली बात तो इनको इख्तियार ही नहीं पहुंचता, इनको इख्तियार ही नहीं पहुंचता कि पाकिस्तान के मिनरल्स जाके डोनाल्ड ट्रंप को दिखाएं। इनको कोई इख्तियार ही नहीं पहुंचता। पाकिस्तान का आइन की खिलाफ वर्जी है, पाकिस्तान का कवानीन की खिलाफ वर्जी है कि इमरान खान साहब को घड़ी मिले वो बेच दें। सर ये एक अलग चीज है, गरीब मिलना, और वो एक अलग चीज है कि आप मुल्क के मादनियात, मुल्क के असासात जाके दूसरे को पेश करें। मिलने वाली चीज और मुल्क के मादनियात और मुल्क के असासात दिखाने वाली चीजों में जमीन आसमान का फर्क है। और सर ये एक चीज जो ये FBR की पॉलिसी की बात हो रही है, इसके अंदर में आप देखें जब फाशिस्ट हुकूमत होगी ना, वो फाशिस्ट पॉलिसियां बनाएगी, वो पाकिस्तानी अवाम को कभी रिलीफ ये तो आप ना कहें ना, पाकिस्तानी अवाम का दौर भी याद आता है, नैब जब उठाती थी सबको, पाकिस्तान के अवाम को कभी 3 महीने के लिए उठा के ले आओ, बाद में पता चलेगा सही था गलत था। आपने गौर से इनकी बात सुनी नहीं, पाकिस्तानी बैंकों में डिपॉजिट कम हो गई। अब आपने शायद इनकी बात गौर से सुनी नहीं। इसका नुकसान किसको होगा? पाकिस्तानी कौम को होगा ना। पाकिस्तानी कौम की मईशत नीचे की तरफ जाएगी। तो ये आई पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क करने के लिए चल रही यहूद और नसारा की पॉलिसियों के ऊपर, जैसा इनको ऑर्डर आता है उस तरह करते जाते हैं। इनको राइट बोलते हैं राइट हो जाते हैं, इनको लेफ्ट बोलते हैं लेफ्ट हो जाते हैं, बोलते बैठ जाओ ये बैठ जाते हैं। और सर वो एक चीज और रह गई, 5% पे PTI के दौर हुकूमत में बिला इम्तियाज आसान कर्जा जात घरों के लिए दिए गए थे, उससे लाखों लोगों ने इस्तेफादा किया और बैंकों से इन्होंने अपने फेयर जो है जो उनकी फॉर्मेलिटी थी वो फेयर तरीके से पूरी कराई। उसमें ये नहीं देखा गया कि PTI क्या है, PML नून क्या है, पीपल्स पार्टी क्या है। इससे लाखों लोगों ने इस्तेफादा किया और उस पॉलिसी को जब रोका गया तो उससे भी लाखों लोगों के रकम फंस गई थी बैंकों में कई महीनों तक, ठीक है, आ गया, जो उन्होंने डिपॉजिट के तौर पर जमा कर दी गई थी। ठीक है, आ गया। इकबाल अडवाणी साहब, PTI के इमरान खान साहब है जिन्होंने एक ऐसी पॉलिसियां बनाई जो बिला इम्तियाज थी और कौम की हकीकी खिदमत की थी। आज उसी खिदमत के सिले में इनको जेल में रखा गया है। ठीक है, आसिफ समसम साहब, इकबाल अडवाणी साहब ने कहा इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ इन पॉलिसीज पर FBR की जो आप बता रहे हैं, एग्रीड करते हैं? देखिए हम करंट चीज़ों को, सारी चीज़ों को रोजाना की बुनियाद पे देखते हैं। हो सकता है अपडेट ना हो इकबाल साहब। अच्छा, 50% से ज्यादा बैंक अकाउंट मुतासिर हो चुके हैं इस वक्त इन एहकामात के बाद। 50% बहुत बड़ा 50% में आप फिगर बता रहे हैं। बड़े कारोबारी लोगों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आए दिन कोई ना कोई हमें खबर मिलती है कि जी इनको डिमांड आ गई, उनके पैसे चले गए, उनको डिमांड आ गई। और ख़ास तौर पे ये जब क्लोजिंग का टाइम होता है तो उस वक्त जब उनको टारगेट पूरे करने होते हैं तो ये चीज़ें की जाती हैं। तो ये कहना कि इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, इम्प्लीमेंट हो गया। अच्छा। और लोगों के बड़े लोग मुतासिर भी हो गए। जी, मुतासिर भी हो गए और लोगों के पैसे चले गए FBR के पास और लोग कोर्टों में भी चले गए। लेकिन आपको भी अंदाज़ा है, मुझे भी अंदाज़ा है कि कोर्टों में जाके उनका क्या हशर होगा। और फाइनेंस के हवाले से जो कोर्टों के भी फैसले हैं पिछली कुछ महीनों का आप देख लें, कुछ 1-2 साल का,
तो वो पब्लिक की फेवर में नहीं है। एक पॉलिसी हमें लगता है कि कोई पॉलिसी है जिसके तहत फाइनेंस के हवाले से कोई रिलीफ या स्टे या चीजें मिल नहीं रही हैं, तो उसका भी फायदा इनडायरेक्टली करप्शन करने वालों को होता है, या इस किस्म का एक्ट करके रिश्वत मांगने वालों को होता है, या इस किस्म की पॉलिसी देने वालों को होता है, क्योंकि वो बेहतर जानते हैं कि इन्होंने इतनी सारी चीजें जब ठीक हो गई हैं पाकिस्तान की, तो इस चीजों के दरमियान में इस किस्म की पॉलिसी लाना, ये सीधा सीधा मैं समझता हूं, मैं आपको एक वर्ड देता हूं कि ये इकोनॉमी को थ्रेट है, ठीक है। और अगर तो चेयरमैन आबाद हसन बख्शी और उनकी टीम वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब के पास क्यों नहीं गए? देखिए, वफाकी हुकूमत को एंगेज क्यों नहीं किया? देखिए मैं आपको आप सदरन रीजन के भी रहे हैं चेयरमैन, आबाद में भी आपने ये चेयरमैन का मनसब संभाला, तो उस वक्त पास चेयरमैन में ही था ना। हाँ, हमने बड़ी कोशिश की पिछले बजट में, अच्छा, कि हमने उनको लिखा, मैंने खुद लिखा जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, कि वो जब बजट आए तो हमसे तजावीज। आपने कहा 50% लॉस हो गया, ये अरबों रुपए का नुकसान है कि अकाउंट 50%। नहीं, मैं आपको वो लॉस की बात नहीं कर रहा हूँ, वो जो लॉ पे इम्प्लीमेंट होना जो शुरू हुआ है ना, तो वो हो गया ना, हर आम आदमी को इसने इफेक्ट किया ना। एग्जैक्टली, इफेक्ट डरा दिया बेसिकली। देखिए, और फिर उसको डरा दिया जो ताजिर है, और जब आप ताजिर को डराओगे ना, तो हम आपको ये बता दें कि ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, ये बड़ी डरपोक होती है। आप हमें डराएंगे, हम डर जाएंगे। हाँ। ये फ्लाई करने के लिए इसकी कोई बॉर्डर नहीं है। हसन बख्शी और उनकी काबीना को कोई मैसेज? देखिए, वो हमारे कुलीग है, ठीक है, हमारा कोई वो तो नहीं है। आप कोई तजुर्बा शेयर करें? देखिए, मैं तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, ऐसी आपने क्या किया था? बहुत क्लियर। हाँ। मैं आपको बताऊं कि हमें जो अरबाब अख्तियार हैं, मुझे मौका मिला अपने दौर में हमारे डेलीगेशन के साथ चीफ ऑफ आर्मी साहब से मिलने का, 2 बार मुझे मौका मिला। और जब उनका एक बड़ा, मैं आपको खास एक बात बता दूं, कि उनको मैंने जो हमारी जो फीलिंग है, वो कहते हैं काम चलाओ, क्या रुकावट है। और मैं गवाही देता हूं इस बात की, क्योंकि देखिए हम पॉलिटिकल फिगर नहीं, कि जो हमने कंप्लेन उनको दी, उन्होंने ओवर द नाइट उसको जो है ना सॉल्व करने की कोशिश की, और काफी चीजें हमारी ठीक हो गई। लेकिन मेरा ये मानना है कि क्या हम हर बात की कंप्लेन उनसे जाके करेंगे तो काम होगा? ये निजाम, ये सिस्टम, ये जो पूरे ब्यूरोक्रेसी है, ये किस मर्ज की दवा है? क्यों नहीं हमें उसी काउंटर पे, जो पहला काउंटर हमें टच करता है, उस पे हमको चीजें हमारी हल हो जाती हैं। तो अगर मैं ये भी मैं कहना चाहता हूं आपके तवज्जुह से फील्ड मार्शल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हाफिज आसिम मुनीर साहब को, कि अगर आप बेहतर समझे तो ये जो थ्रेट है इकोनॉमी को, कि पैसे हम निकाल के ले जाएंगे, इससे होगा ये कि लोग बैंकों में ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे। वो आप चाहें तो अभी कंफर्मेशन ले सकते हैं आदाद व शुमार स्टेट बैंक से, और सिर्फ ये बैंकों में पैसा रखना नहीं छोड़ेंगे। ये हो सकता है कि फिर लोगों को दुबई की तरफ या कहीं भी उस मुल्क की तरफ जो इन्वेस्टमेंट के लिए रियल एस्टेट में एवेन्यू खोल के बैठे हैं, कि आपको पासपोर्ट भी देंगे, वीजा भी देंगे, नेशनलिटी भी देंगे। क्या बात है, ये उनकी तरफ आप दौड़ाने लगे। क्या तो बात है, बहुत अच्छा पॉइंट। प्रायर हम ये बता रहे हैं कि अगर आपने अभी इसको नहीं इमरजेंसी या बुनियाद पे इसको रोका, तो ये फिर एक हादसा हमारे मुल्क की इकोनॉमी के साथ होगा। बहुत खूबसूरत बात, मैं इस पे स्टेटमेंट आपसे भी लूंगा सलीम भाई, बिल्कुल 1 मिनट है। बहुत खूबसूरत बात की कि ये तो आप अपने ही लोगों को कह रहे हैं आप यहां से जाएं। तो सर, इसमें तो कोई शक ही नहीं। तो आई इसलिए कि हमारे लोगों को भगाए। गुज़श्ता 3 सालों के अंदर आप देखें सैकड़ों इंडस्ट्रियां बंद हुई हैं, 1 2 3 4 नहीं। एक बच्ची कुछ इंडस्ट्री हमारी जो कंस्ट्रक्शन की थी उसके पीछे लग गए। अब एक वही इंडस्ट्री जो है मईशत का पट्टा चला रही थी, खींच रही थी, जैसे तैसे करके उसको भी अब बिठाने के ऊपर ये तुल गए। इनकी पॉलिसियां देख लें, हर तरह से जो है वो इंडस्ट्रीज के खिलाफ होती, हर तरह से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हो या कोई दूसरी इंडस्ट्रीज हो। हमारे पास जो टोयोटा जो इलेक्ट्रिकल पे आने वाली थी अपनी कार्स को लेके, वो प्लांट नया लगाने वाले वो नहीं आए। सैमसंग मोबाइल बनाने वाला हमारे पास आने वाले थे, वो नहीं आए। जिलेट बनाने वाली कंपनी, गुल अहमद की कंपनी, और पता नहीं कितनी जो है टेक्सटाइल की कंपनियां सैकड़ों की तादाद में जो है ना वो बंद हो चुकी हैं। 3 साल में 30 लाख लोग के करीब अफराद हमारा मुल्क छोड़ के बैरून मुल्क जाने पर मजबूर हो गए। ये तो आई मुल्क की तबाही के लिए, इनके मफादात बैरून मुल्क में, इनकी प्रॉपर्टियां बैरून मुल्क में। इनको पाकिस्तान सिर्फ मरने के लिए 2 गज की जमीन पाकिस्तान की चाहिए, इसके अलावा न रहने के लिए इनको पाकिस्तान चाहिए, न इनको पाकिस्तान जो है ठीक है किसी अच्छाई के लिए। ठीक है, जिस उम्मीद का मेरा बुलशाद आबाद रहे। साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।